एक ऐसी प्रेम कथा जो न तो अधूरी छूटी और न कभी पूरी ही हुई। दो कश्ती में सवार होने पर प्यार का यही अंजाम तो होता है। मैं रुचिका चौहान। मैंने सही किया या गलत, अब फैसला आप पर है। मेरी कहानी शुरू हो उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह। शीर्षक, इट वॉज अ मिस्टेक बट इट वॉज माई चॉइस। बचपन से ही एक डर के साए में मेरा बचपन बीता, क्योंकि अनुशासन से ही हम पले बढ़े। कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी हमारे घर में। सब कुछ सही और परफेक्ट होना चाहिए था, जो हमें शुरू से सिखाया गया था। लेकिन यौवन आते ही मेरा मन भी डोलने लगा। दुनिया बहुत खूबसूरत होती है, प्यार बहुत खूबसूरत होता है। उसकी फीलिंग्स सोचते ही जब मन गुब्बारे की तरह फूलते हुए उड़ता है, तो ऐसा लगता है कि आंख बंद कर बस उड़ती चली जाऊं। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है। प्यार की तरंगे हर कोई सुनना चाहता है, लेकिन क्या है ना, ये प्यार वाली फीलिंग्स घर के दहलीज के भीतर ही दम तोड़ देती है। घर में ज्वाइंट फैमिली की भीड़ लगी रहती थी। बाहर कहीं भी जाओ सबकी नज़र मुझ तक ही रहती थी। स्कूल से घर और फिर कॉलेज से घर, बस जीवन इतने में ही कैद थी मेरी। अनुशासन से भरी जिंदगी में प्यार तो कई बार दम तोड़ चुका था। सुंदर थी आंखें तो जो कोई देख ले, मदिरा पीने के लिए मधुशाला जाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी उसे। मैं अपनी तारीफ क्यों करने लगी भली, यही सोच रहे हैं न आप? सच तो ये है कि मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही। लोग अक्सर मेरे बारे में यही कहते थे, तो बता दिया आपको भी। अब जवां मन हिचकोले तो खाएगा ही। मेरी नज़र भी उस आशिक की तरफ जाएगी ही, जो मुझे ये कहते फिरता था कि मैं अगर उसे न मिली तो वो दुनिया को आग लगा देगा। ऐसे कितने आए और कितने चले गए, बस उसका नाम और चेहरे को देखना। इससे ज्यादा बात कभी आगे बढ़ी ही नहीं, क्योंकि परिवार के विरुद्ध जाकर कुछ करना रुचिका के वश में न था। कॉलेज आते आते एक दिन रुचिका का दिल भी बंदिशें तोड़ने के लिए मचलने लगा। एक लड़का ध्रुव, जिस पर मैं जाकर हार गई थी मैं उसके प्यार के आगे। कोई इतना भी मुझसे प्यार कर सकता था, ये बात मुझे ध्रुव ने समझाया। लेकिन मैं जानती थी कि ध्रुव मुझे जितना भी प्यार क्यों न कर ले, मैं उसे कुछ नहीं दे पाऊंगी। न प्यार और न भरोसा। मेरे पास उसका दिल तोड़ने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने उसके साथ बहुत गलत करने का विचार किया। वो जितना प्यार जताता मैं उतना ही उसे कुचलती। लेकिन पता नहीं किस मिट्टी का बना था ध्रुव, कभी टूटा ही नहीं। उसकी सुबह मुझसे होती थी और रात मेरे साथ ही ढलती थी। मुझे न देखे उसका दिन शुरू ही नहीं होता था और न कभी रात खत्म हुई। मिलने की गुहार करने लगा मुझसे, लेकिन मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उससे जाकर कभी मिलूं। उसकी नजरों ने तो मेरी आंखों में अपने लिए प्यार कब का देख चुका था, और साथ में उसे दिखा एक डर, जो मुझे उसके पास कभी जाने नहीं देता। 1 साल, 2 साल और न जाने कितने साल बीत गए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। लेकिन मैं टूटती चली गई उसकी दीवानगी देखकर। 5 साल उसने बस मुझे देखते हुए बिताया, रोज इसी उम्मीद में आता कि मैं एक न एक दिन उसके पास जरूर आऊंगी। अब तो कॉलेज खत्म होने वाले थे और एक दिन मैं उससे मिली, बस रास्ते के एक कोने में। उसके चेहरे पर चमक बता रही थी कि मेरे मिलने से वो कितना खुश था। जैसे उसने कहा, रुचि, मैं जानता था कि एक दिन तुम जरूर मिलोगी मुझसे। मैं भी निष्ठुर होते हुए कहने लगी, तुम जो समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ये हमारी पहली और आखिरी मीटिंग है। देखो ध्रुव, तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं होगा। ध्रुव, क्यों नहीं होगा? क्या तुम प्यार नहीं करती मुझसे? मैं चुप थी उसकी आंखों की तरफ देखकर, क्योंकि उसकी आंखों से अब मुझे डर लगने लगा। कैसे उससे कहूँ मैं? मुझे चुप देखकर ध्रुव बोलो, रुचि, इन 5 सालों में इसी उम्मीद में तुम्हारे पास मंडराते रहता हूँ कि एक दिन तुम मेरे पास आओगी और मेरे प्यार को समझोगी। मैं कहने लगी, समझती हूँ तुम्हारे प्यार को,
तभी तो तुमसे प्यार से समझाने आई हूँ। मैं और तुम एक नहीं हो सकते। मेरे घर में सब तुमसे नफरत करते हैं। बंदिशें लग चुकी है मुझ पर। तुम रोज सुबह अपनी शुरुआत मेरे घर से करते हो। रोज तुम रात को मेरे घर से होकर गुजरते हो। मोहल्ले का बच्चा बच्चा जानता है कि तुम हमारे मोहल्ले का चक्कर किसके लिए लगाते हो। रोको खुद को ध्रुव, रोक लो खुद को। नहीं तो मेरे परिवार में सब मेरी जिंदगी तो बर्बाद करेंगे ही, और साथ में तुम्हारा भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। ध्रुव, जीवन आबाद हुआ कहाँ है मेरा रुचि? जिस उम्र के लड़के करियर पर फोकस करते हैं, मैं तुम्हारे घर से स्कूल और स्कूल से कॉलेज तक बस तुम्हारे पीछे पीछे दीवानों की तरह घूमता हूँ। ये सुनकर मेरी आंख भर आई, क्योंकि कहीं न कहीं ध्रुव सही तो कह रहा था। ध्रुव, मैं जानती हूँ कि तुम अपना टाइम और करियर दोनों मेरी वजह से बर्बाद कर रहे हो। इसीलिए तो मैं तुमसे नफरत करने का ढोंग करती थी। लेकिन तुम न जानो किस मिट्टी के बने हो। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा कभी मेरे इस बिहेव से। ध्रुव, रुचि तुम कहो तो मैं अपने मॉम डैड को लेकर तुम्हारे घर आता हूँ। इज्जत से तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा मैं उसकी आंखों में देखकर कहने लगी। ध्रुव, तुम मेरे जाति से नहीं हो। मेरे घर में तुम्हें सिर्फ तिरस्कार मिलेगा। परसों से फाइनल एग्जाम है। खत्म होते ही नेक्स्ट मंथ मेरी शादी करवा रहे हैं। ये सुनने की देर थी कि ध्रुव बिल्कुल साइलेंट हो गया। उसकी हालत देखकर मैंने पहली बार उसके हाथों पर हाथ दिया और उसे संभालते हुए कहने लगी, ध्रुव संभालो खुद को। लेकिन ध्रुव ने मेरी तरफ नहीं देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। उसकी हालत देखकर मैं रो पड़ी और कहने लगी, ध्रुव, तुम्हारी ऐसी हालत कभी न हो। इसी वजह से मैंने तुम्हें कभी उम्मीद नहीं दिखाया। मैं जानती थी कि मैं प्यार तो कर लूंगी, लेकिन कभी निभा नहीं पाऊंगी। इसीलिए रोकना चाहती थी तुम्हें कि तुम इस सपने को न देखो। लेकिन ध्रुव पूरी तरह शांत हो चुका था। लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो मेरी मजबूरी समझ रहा था। अब उसे वो बात याद आ रही थी जो मैंने उसके साथ सुलूक किया था। उसके दिए हुए फूलों को पैरों तले रौंदना, उसके चिट्ठी को बिना पढ़े उसके सामने फाड़ना। एक बार नहीं, इन 5 सालों में 1000 बार। अगर उसने फूल और चिट्ठी भेजा होगा तो 1000 दफा मैंने भी फूलों और चिट्ठी को रौंदा होगा। ध्रुव को चुप देखकर मैं उसे वहीं छोड़कर जाने लगी। तभी ध्रुव पीछे से आवाज देता है, कभी मुझसे मोहब्बत हुई है तुम्हें? लेकिन मेरी आज भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे ये बता पाऊं कि कभी क्या। हर रोज तुम पर मेरी मोहब्बत बढ़ते गई है। तुम दीवाना बन चुके थे, मैं ये बात जानती थी। लेकिन मैं भी दीवानी थी तुम्हारी। ये राज मेरे सीने में आज तक दफन रह गई। मैंने ध्रुव को उसके सवालों के साथ ही छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते बस इतना कह गई, मैं अपने परिवार के साथ धोखा करके तुम्हारे पास कैसे आऊं ध्रुव? मैं जानती थी कि मैं वहीं शादी करूंगी जहां मेरे पापा तय करेंगे। इसीलिए मैंने अपना दहलीज कभी नहीं लांघा। कहकर मैं घर आ गई। पीछे मुड़कर मैंने देखा तक नहीं कि ध्रुव पर क्या बीती होगी मेरी बातों से। उस दिन खुद को और अच्छी तरह समझ पाई थी मैं कि मैं जरूरत से ज्यादा डरपोक थी। खौफ था मुझे मेरे परिवारों का। मैं जानती थी कि बगावत करने का साहस मुझमें नहीं था। घर आई तो सब मुझे घूर रहे थे। कुछ सवाल पूछती अपनी माँ से, तभी गालों पर एक थप्पड़ लगा मुझे और माँ पूछने लगी, कब से चल रहा है ये? मैं भी हैरानी से पूछने लगी, क्या चल रहा है? तभी मेरे चाचा जी, उस लौंडे के साथ देखा है मैंने आज तुम्हें। दिल तो कर रहा था कि वहीं से तुम्हें खींचते हुए घर ले आऊं। लेकिन बाप दादा ने जो इज्जत संभाली हुई थी वो तुम्हारी वजह से आज उतर जाती। मैं भी जवाब देते हुए कहने लगी, कोई इज्जत नहीं उतारा है मैंने। बताने गई थी कि मेरे पीछे अपना टाइम और करियर बर्बाद न करें। अब पिताजी ये सुनकर तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है उसके टाइम और करियर बर्बाद होने पर? इसका जवाब मैं नहीं दे पाई और मुझे कमरे में बंद करवा दिया गया।
चाचा जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि फाइनल एग्जाम देने अब ये लड़की नहीं जाएगी। ये सुनकर मेरा रो रोकर बुरा हाल हो गया। माँ से पापा से कई बार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि फाइनल एग्जाम मुझे देने दे। अंत में माँ को मेरे साथ भेजा गया। कॉलेज स्टूडेंट के साथ अब माँ साए की तरह थी। लेकिन ध्रुव आज भी रेगुलर की तरह मुझे देखने के लिए कॉलेज गेट के पास खड़ा मिला। पीछे मेरी माँ को देखकर वो इतना समझ चुका था कि कुछ तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन पूछता किससे। मेरी माँ की नज़र भी कभी ध्रुव पर तो कभी मुझ पर रहती कि कहीं दोनों की नज़र तो नहीं मिल रही। जवानी के दिनों में लव स्टोरी टाइप की मूवी देखने का एक अलग मजा आता था। उसी तरह की एक लव स्टोरी मूवी थी, एक दूजे के लिए। उस पिक्चर में हीरो और हीरोइन की लव स्टोरी अमेजिंग लगी। उस पिक्चर में हीरोइन के साथ जो हुआ, कभी सोच नहीं पाई थी कि एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। उस हीरोइन के पीछे पीछे उसकी माँ भी उसके साथ साए की तरह घूमते रहती। और आज देखो मेरी हालत भी बिल्कुल वैसे ही हो गई है। माँ पीछे, ध्रुव आगे पीछे, और मैं दोनों के बीच दलदल में फंस कर रह गई। 7 दिनों के भीतर मेरा एग्जाम खत्म हुआ और मुझे अपने शहर से दूर भेज दिया गया। मैं जानती थी कि ध्रुव पागलों की तरह छटपटाता होगा, लेकिन वो कभी नहीं जान पाएगा कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन ध्रुव का साथ मैंने इसीलिए छोड़ा कि मुझे अपने परिवार के साथ बगावत नहीं करनी थी। अपने बाप की इज्जत का ख्याल था मुझे, लेकिन वही परिवार पूरी तरह बागी हो चुका था अब मुझसे। उस एक दिन की ध्रुव के साथ की गई मुलाकात उन्हें रोज दिखने लगा। हर रोज ताने यही मिलते कि मैं अपने परिवार की इज्जत को धूल में मिटाने चली थी। क्यों नहीं किसी ने विश्वास जताया मुझ पर? क्यों मेरे बाप ने कभी ये नहीं कहा कि उसकी बेटी ये नहीं कर सकती? लेकिन बाप तो बाप, माँ को भी अपनी परवरिश पर यकीन नहीं था। 1 महीने में मेरी शादी कर दी गई और मेरे परिवार वालों ने ब्याह होते ही दूरियां बनाने लगे मुझसे कि मैं जैसे उन सब की अपराधी हूँ। किसी ने खोज नहीं लिया कि मैं शादी के बाद किस परिस्थिति में हूँ। शादी के बाद मैंने पूरी तरह अपनी शादी को सब कुछ मान लिया, लेकिन यहाँ पर भी अपने पति के प्यार को जितना मेरे लिए पहाड़ साबित हुआ। फूल जैसी लड़की को यहाँ धूल चाटने पर सबने मजबूर किया और धीरे धीरे मैं ध्रुव को याद करते हुए दिन बिताने लगी। ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं मैंने उसे हर्ट किया था। उसके प्यार को समझते हुए भी मैंने उसे समझा नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि जिस परिवार के लिए मैंने ये सब किया था, वो परिवार भी मुझसे सब नाता तोड़ चुके थे। ससुराल में अपना सब कुछ तर्पण किया, लेकिन मुझे प्यार कहीं नहीं मिला। अब मैं प्यार के लिए तरसने लगी। किसी के कंधे पर सिर रखकर रोना चाहती थी, लेकिन किसी ने कंधा आगे नहीं बढ़ाया। इस बीच एक बच्ची को जन्म दिया। धीरे धीरे उसमें मैं लीन होते गई, लेकिन दिल में जो प्यार की कसक थी, उसकी भरपाई कभी नहीं हुई। फिर शादी के कुछ साल बाद मेरी मुलाकात प्रियांशु से हुई। वो हमारे ससुराल आया था अपनी पढ़ाई पूरी करने। किसी रोशदारी में था वो हमारे ससुराल की तरफ से। मुझसे उम्र में छोटा था वो, लेकिन समझदारी में शायद डिग्री हासिल कर लिया था उसने। घर के हालात को उसने अच्छी तरह समझ लिया था कि इस घर में मेरी वैल्यू कितनी है। और वो एक दिन मेरे पास आकर, रुचि, अचानक से रुचिका से रुचि, ये तो ध्रुव कहता था मुझसे। और दिल एक बार फिर ध्रुव की तरफ चला गया कि वो कैसा होगा, कहाँ होगा वो। मुझे याद करता है कि भूल गया है वो, क्योंकि शादी के बाद तो मैंने अपने शहर पर कदम रखा तक नहीं था। शायद उस शहर और उस घर में जाने का मन ही दोबारा नहीं हुआ मेरा। मुझे कुछ सोचते देख प्रियांशु ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा, किधर खो गई आप? मैं उसके हाथ को हटाने का इशारा करते हुए कहने लगी, शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं तुमसे बड़ी हूँ उम्र में। प्रियांशु अपना हाथ मेरे कंधे से हटाकर कहता है, जानता हूँ आप बड़ी है मुझसे, लेकिन मैं थोड़ा गुस्से से वार करते हुए कहने लगी, भाभी लगूंगी तुम्हारी।
अच्छा होगा जब पुकारो तो भाभी कह के पुकारो। प्रियांशु, अगर नहीं पुकारा तो क्या कर लेंगी आप? ध्रुव के बाद ऐसा लगा कि प्रियांशु भी कहीं ध्रुव की तरह हठी तो नहीं है। मैं उसके तरफ गुस्से से देखकर कहने लगी, अगर भाभी नहीं पुकार सकते तो दूरी बनाए रखो मुझसे। पढ़ने आए हो वही करो। कहकर अपने कमरे में आ गई मैं। लेकिन पता नहीं क्यों दिल बेचैन होने लगा। प्रियांशु की आंखों में क्या देखा मैंने? क्यों मैं उससे इस तरह पेश आई? वो कभी डाइनिंग टेबल पर मिलता, तो कभी सबके सामने अपने कॉलेज की बातें करता। कभी कभी तो ऐसा लगने लगा कि कभी ऊंची आवाज करके कुछ मुझे सुनाने की कोशिश करता। लेकिन मैंने तो अब आंख, दिल और दिमाग सब बंद करके रख दिया था। लेकिन प्रियांशु ध्रुव के बाद ऐसा दूसरा इंसान था, जिसे देखकर, जिसकी बातें सुनकर मेरे दिल और दिमाग पर हलचल होने लगी। मैं कोशिश करती कि उससे दूर रहूं, लेकिन सबके सामने बैठे होकर भी उसने कभी मुझे भाभी कहकर संबोधित नहीं किया। थोड़ा पानी दीजिएगा, मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। कुछ लाना हो तो बता दीजिए, मैं लेकर आ जाऊंगा। उसकी बातों पर शायद घरवालों ने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन मेरी नफरत बढ़ते गई। और एक दिन उसे अकेला देखकर मैं पूछने लगी, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे भाभी क्यों नहीं बुलाते? वो मेरी आंखों में देखकर कहने लगा, आप क्यों ये कोशिश करती है कि मैं आपको भाभी कहूँ? मैं चुप रह गई ये सुनकर और वहां से जाने लगी। तभी प्रियांशु ने रास्ता रोका और कहने लगा, जवाब देकर जाइए रुचि। आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे? क्यों आप मुझसे रुखी रुखी रहती हैं? लेकिन इस बार भी बिना जवाब देकर मैं अपने कमरे में चली आई और सोचने लगी कि प्रियांशु सही तो कह रहा है। क्यों मैं उखड़ी हुई रहती हूँ उससे? क्यों दूर भागती हूँ उससे? क्यों उसे देखकर रास्ता बदल लेती हूँ मैं? छोटा है उम्र में मुझसे, तो मैं उसकी आहट पर, उसकी आवाज सुनकर बेचैन क्यों हो जाती हूँ? मैं फिर से उसे देखकर इग्नोर करने लगी। एक दिन छत पर टहलने गई तो देखा प्रियांशु वहां पहले से ही मौजूद था। मैं उसे देखकर नीचे उतरने के लिए मुड़ने लगी, तो प्रियांशु पीछे से आवाज देता है, रुचि रुकिए। मैं रुक गई तो वो मेरे सामने आ गया और कहने लगा, क्यों मुझसे भागती है आप? मैं उसकी आंखों में देखने की हिम्मत कर गई। क्यों उसकी आंखों में मुझे ध्रुव दिखने लगा। वो भी तो इसी तरह बेप्सी में मुझे देखकर पूछता था। मुझे फिर देखते देख प्रियांशु, सच बताइएगा आप, अगर कुछ मैं पूछूं आपसे तो? मैं थोड़ा सहज होने की कोशिश करते हुए कहने लगी, पूछो। मुझ में नरमी देखकर वो कहने लगा, आप इतनी सुंदर है, आपके तो कई दीवाने रहे होंगे। लेकिन ये सवाल मेरी आंखों में समंदर दे गया और फिर बिना कुछ कहे मैं नीचे सीढ़ियों से उतर गई। लेकिन शायद मेरी चुप्पी प्रियांशु समझ चुका था। 2-3 दिन तक मैं उससे नजरें छुपाने लगी। मौका देखकर फिर उसने मेरा रास्ता रोका और कहने लगा, ये शादी क्या आपकी विरुद्ध हुई है? क्या आप किसी और से प्यार करती थी? जवाब दीजिए रुचि। अब मैं गुस्से से कहने लगी, आखिर तुम चाहते क्या हो प्रियांशु? क्यों तुम मुझसे इतना सवाल करते हो? शादी मंजूरी से हो या नामंजूरी से, लेकिन सच्चे दिल से निभा रही हूँ मैं। प्रियांशु, हाँ आपने सही कहा, सच्चे दिल से निभा रही है आप ये शादी। आप जानती है कि इस घर में आपकी वैल्यू कितनी है। जिसे आप सच्चे दिल से निभाने की बात कह रही है, उसे हम समझौता कहते हैं रुचि। मैं उसकी तरफ देखकर कहने लगी, समझौता ही सही। लेकिन कुछ कह पाती मैं कि प्रियांशु मेरे होठों पर अपना हाथ रखकर कहने लगा, जिस रिश्ते में समझ न हो वहां समझौता ही होता है रुचि। कुछ देर तक मैं स्थिर रह गई। प्रियांश का स्पर्श मेरे रोंगटे खड़ा कर चुका था और उसकी आंखें फिर मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। तभी मैंने उसे जोर से धक्का दिया और चली गई। एक दिन सास की तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना था। पति को फोन करने लगी, जो आज ही ऑफिस के काम से शहर से दूर गए थे। वो कहने लगे, प्रियांशु के साथ चली जाओ। सास ने प्रियांशु को आवाज दिया। वो अपने कमरे में पढ़ रहा था।
प्रियांशु फौरन बाहर आया तो मैं कहने लगी, प्रियांशु तुम्हारे भैया कह रहे हैं कि तुम हमें मांझी के साथ हॉस्पिटल छोड़ आओ। प्रियांशु, ठीक है रुचि, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अचानक से सास के सामने उसका रुचि कहना, मेरी और प्रियांशु दोनों की ही नजर मांझी की तरफ गई, लेकिन मांझी पेट दर्द से छटपटा रही थी, जिसके कारण उसने ये बात नोटिस नहीं किया, जिसे देखकर मैं और प्रियांशु दोनों ने राहत की सांस ली। मैं अपनी बेटी को पड़ोस के घर दे आई और प्रियांशु के साथ मांझी को लेकर हॉस्पिटल चली गई। उनका चेकअप शुरू हो गया, उन्हें एडमिट कर लिया गया। मैं बाहर वेट करने लगी, तभी प्रियांशु डॉक्टर से मिलकर मेरे सामने आया और कहने लगा, मांझी की टेस्ट हो रही है, आप बैठ जाइए। कहकर वो वहां से चला गया और कुछ देर बाद हाथों में 2 कॉफी मग पकड़कर मेरे सामने आया। मेरी तरफ एक मग बढ़ाते हुए कहने लगा, पीजिए। मैंने ले लिया और बाहर कॉरिडोर के बेंच पर बैठ गई। प्रियांशु भी मेरे बगल में बैठ गया। दोनों कुछ देर चुप थे। प्रियांशु, डॉक्टर का कहना है कि मांझी के पेट में स्टोन हो सकता है। मैं उसके तरफ देखकर कहने लगी, तब तो ऑपरेशन होगी उनकी। प्रियांशु, हाँ डॉक्टर फाइनल रिपोर्ट देने के बाद ही भैया को बता दूंगा। मैं अचानक से पूछने लगी, उनको भैया कहते हो तो मुझे भाभी क्यों नहीं कहते? अब प्रियांशु इत्मीनान से जवाब देते हुए कहता है, मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि आप दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, आप एक घर, एक कमरा और एक बेड शेयर जरूर करते हैं, लेकिन और क्या है आप दोनों के बीच? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दूसरे जन्म में क्या यही पति चाहती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? मैं बस प्रियांशु के मुंह तकते रह गई। क्यों वो इतना सोचता है मेरे बारे में? क्यों इतने सवाल आते हैं उसके दिमाग में मेरे लिए? मुझे चुप देखकर प्रियांशु, जवाब दो। फिर मुझे चुप देखकर वो कहने लगा, आपकी खामोशी बताती है कि आप किसी और से प्यार करती थी, जो आज भी आपके दिल के एक कोने में छुपा है। ये सुनते ही मेरे आंखों से एक एक करके शुरू होते हुए आंसुओं की बाढ़ आ गई और मैं अपनी साड़ी की आंचल से पोंछने लगी। इतने वर्षों तक जिस दर्द को मैंने छिपाकर रखा था, प्रियांशु की बातों की एक डोर ने उस पत्थर को पिघला चुका था। मैं सिसकियां लेने लगी और प्रियांशु बस मुझे रोते हुए देखने लगा। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि रो मत। शायद वो जानता था कि मेरी खुन्नस आंसुओं के सहारे पिघल रही है। तभी डॉक्टर हमारे सामने आते हैं और कहते हैं, अभी सावित्री देवी जी को हॉस्पिटलाइज्ड ही रहना होगा। रिपोर्ट के अनुसार उनके पेट में स्टोन है, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो रात हो चुकी है, बाकी टेस्ट कल होगी। तब कल आपको बताया जाएगा कि किस दिन उनकी ऑपरेशन होने वाली है। मैं डॉक्टर से पूछने लगी, मांझी से मिल सकती हूँ? डॉक्टर, नहीं, आप बाहर से देख लीजिए। उनको पेन किलर का इंजेक्शन दिया गया है, वो सो रही है। मैं और प्रियांशु दोनों बाहर दरवाजे के ग्लास से उन्हें देखकर घर वापस आते हैं। प्रियांशु अपने भैया को फोन करके सब बता देते हैं, जिसे सुनकर वो कहने लगे कि तुम मैनेज कर लो, क्योंकि मुझे आने का परमिशन नहीं मिला। ये सुनकर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे प्रियांशु के चेहरे पर कुछ खुशी का एहसास हुआ। हम दोनों ही घर आ गए। मैं पड़ोस के घर से अपनी बेटी निकी को गोद में उठाकर लाती की। प्रियांशु कहने लगा, मैं निकी को लेकर आता हूँ, आप इसका बिस्तर कर दीजिए। प्रियांशु बड़ी प्यार से निकी को गोद में उठाकर लाता है और उसे प्यार से सुलाता है और फिर उसके बालों पर हाथ फेरने लगता है। पता नहीं क्यों, लेकिन प्रियांशु ने आज जो किया, मैं शायद अपने पति संजय से उम्मीद करती थी कि मुझे न सही, लेकिन अपनी बेटी का अच्छा बाप तो बन जाता। खैर, मैंने भी हॉस्पिटल वाली साड़ी को उतार फेंकी और घर की साड़ी पहनकर रसोई में चली गई। आज प्रियांशु भी हाथ पैर धोकर किचन में आ गया। मैं पूछने लगी, क्या खाओगे? प्रियांशु कहता है, कुछ भी बना दो, कुक अच्छा कर लेती हो। ये सुनते ही मैं उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगी, जिसे देखकर वो पूछने लगा, ऐसे क्या देख रही हो?
मैं कुछ मायूसी के साथ कहने लगी। कभी किसी ने तारीफ नहीं की मेरे खाने की। प्रियांशु चुप हो जाता है। मैंने रोटी और दाल का तड़का बना लिया। दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। मैं उसकी प्लेट सजाने लगी और प्रियांशु मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, तुम किसी से प्यार करती थी। लेकिन आज मैंने प्रियांशु पर गुस्सा नहीं कर पाई और चेयर पर बैठते हुए कहने लगी, हाँ प्रियांशु, तो तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? या कि उसके प्यार में कोई कमी थी? मैं कहने लगी, उसके प्यार में कोई कमी नहीं थी। कमी मुझ में थी। प्रियांशु, मैं समझा नहीं। मैं फिर से कहने लगी, तुम पूछते थे ना कि मैं तुमसे दूर क्यों भागती हूँ? क्योंकि तुम्हारी आंखों में वही जुनून दिखता है मुझ में, जो ध्रुव में था। ध्रुव भी तुम्हारी तरह हठी था प्रियांशु। बहुत प्यार करता था मुझसे। अपने करियर के पिक पर उसने अपना टाइम और फोकस मुझ पर बर्बाद कर चुका था। और अब तुम नहीं चाहती हो कि मैं अपना टाइम और करियर आपके लिए बर्बाद करूं, है न? यही वजह है न कि आप मुझसे दूर भागती हो। प्रियांशु एक बार में ही सब कह गया और मैं एक ऊंची गहरी सांस लेने लगी। प्रियांशु, आप चीज ही ऐसी है, किसी की भी नियत डोल जाएगी आपको देखकर। पता नहीं क्यों भैया को आपसे कभी प्यार से बात करते नहीं देखा। मैं आज मन का बोझ उतारते हुए कहने लगी, प्यार कैसे कर पाते उन्हें, तो मैं बहुत ही आसानी से मिल चुकी थी। मेरी वैल्यू तो ध्रुव को पता होगा, जो मुझे कभी पा नहीं सका। और जिस परिवार के लिए मैंने उसके प्यार को ठुकराया, आज देखो वो मेरी जिंदगी में दूर दूर तक नहीं है। फिर धीरे धीरे मैंने सब प्रियांशु से कह दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन एक बोझ जो दिल पर भारी था, कुछ हल्का महसूस होने लगा मुझे। प्रियांशु पूरे मन से सब सुन रहा था। मैं उसे देखकर कहने लगी, पता है प्रियांशु, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ ज्यादा ही परफेक्ट जीने की कोशिश कर गई। परिवार के लिए ध्रुव को ठुकराया और ध्रुव के लिए परिवार ने मुझे ठुकरा दिया। इस तरह लेकिन मैंने कभी किसी को खुशी नहीं दे पाई। न ध्रुव खुश रह पाया और न परिवार और न तुम। प्रियांशु ने झट से कहा। मैं उसकी तरफ देखने लगी। प्रियांशु, इसलिए तो कभी कभी गलत काम करना चाहिए। ये सुनते ही मैं प्लेट लेकर उठकर रसोई चली गई। पीछे से अपनी प्लेट लेकर प्रियांशु भी आ गया और कहने लगा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है रुचि। ये सुनते ही फिर मैं गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी और वो मेरे करीब आकर मेरे बालों के जुड़ा को खोल देता है, जिससे मेरे लंबे बाल पूरे खुल जाते हैं। ये देखकर मैं गुस्से में कुछ कहती है। प्रियांशु एक बार फिर मेरे नजदीक आता है और मेरे होठों पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारे बालों को तुमने अपनी तरह बांध कर रखने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए खोल दिया मैंने। देखो अब कितने लहरा रहे हैं। कहते हुए वो मेरे खुले बालों में हाथ फेरता है और कहता है, अब बस करो रुचि, इस तरह जीना, खुलकर जीना सीखो। जीवन हमेशा सही और परफेक्ट नहीं होती। कुछ गलतियां भी जरूरी होती हैं, जो सिर्फ तुम्हें सकून देती हैं। तुम खुद को देखो, तुमने खुशी से जैसे रिश्ता ही तोड़ दिया है। रसोई से बिस्तर तक सीमित रह गई हो तुम। कभी मन नहीं करता कि कुछ गलत करूं। प्रियांशु की आंखों से मुझे डर लगने लगा और मैं उससे दूर जाने लगी। तभी मेरे हाथों को झटकते हुए अपनी तरफ खींचता है और मैं उसके सीने से लग चुकी होती हूँ। प्रियांशु, रुचि मेरे साथ जाओगी? तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन मेरे जीवन में तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे मुझसे चुराया है। मैं अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, प्रियांशु बचपना मत करो। पढ़ने की उम्र है तुम्हारी, उस पर ध्यान दो। कहकर मैं अपने कमरे में आ तो गई, लेकिन दिल पर बार बार ध्रुव वार करने लगा। उसकी आंखें, उसकी चाहत तो कभी भूल ही नहीं पाई मैं। और अब प्रियांशु उम्र में छोटा है मुझसे, लेकिन क्यों मुझे वो इतना प्यारा लगता है। क्यों उसका मेरे पास होना अच्छा लगता है मुझे। कहकर खुद से ही मैं आईने के सामने अपने खुले बालों पर हाथ फेरने लगी। सुबह उठी तो प्रियांशु नजर नहीं आया। मैं पूरे घर में देखने लगी, छत पर देखने लगी, लेकिन प्रियांशु नजर नहीं आया। निकी को स्कूल भेजकर मैं
प्रियांशु को कॉल करने लगी, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। मैं काम खत्म करके हॉस्पिटल चली गई। मांजी से बात करने लगी। अभी पहले से बेहतर दिख रही थी। पेट दर्द भी कुछ कम हो गया था। तभी प्रियांशु आता दिखा और मांजी से हाल पूछने लगा, लेकिन मुझे नजरअंदाज करने लगा। विजिटिंग आवर्स खत्म होते ही मैं निकल गई बाहर और प्रियांशु अपनी बाइक लेकर मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, बैठो। मैं कहने लगी, मैं चली जाऊंगी बस से। प्रियांशु कुछ गुस्से में कहता है, तुमसे छोटा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं अब समझ चुकी थी कि शायद उसने मेरी कही बातों का बुरा मान लिया है। मैं चुपचाप बैठ गई और घर पहुंच गई। घर जाते ही मैं पूछने लगी, सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? प्रियांशु, सोच रहा हूँ कि मांजी और भैया के आते ही हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊं। वैसे भी छोटा हूँ, कुछ काम तो होगा नहीं मुझसे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उसकी बातों पर हंसी छूट गई और शायद पहली बार मैं दिल खोलकर जोर जोर से हंसने लगी। मुझे इस तरह हंसते देख प्रियांशु देखता रह गया और अचानक से मेरे करीब आकर अपना होठ मेरे होठों पर रख देता है। मैं कुछ संभलती कि प्रियांशु ने धीरे धीरे मुझे अपने होठों के चुंबन पर गिरफ्त करने लगा, या ये कहे कि मैं खुद भी गिरफ्त होने लगी थी। लेकिन अचानक से मुझे याद आया और मैं उसे खुद से दूर करने लगी। प्रियांशु मुझे फिर अपनी तरफ खींचता है और कहता है, सच कहो, क्या मेरी किसने तुम्हें ये अनुभव करवाया कि मैं छोटा हूँ तुमसे? मैं उसकी हाथों को खुद से छुड़ाते हुए कहती हूँ, प्रियांशु छोड़ो मुझे। प्रियांशु, तुम खुद को पकड़ रखी हो रुचि। निकाल दो उस जंजीर को जिसमें तुमने खुद को बांध रखा है। तभी मोबाइल बजती है रुचिका की। सामने कॉल पर संजय था। रुचिका कॉल रिसीव करते हुए कहती है, माँ से मिलाई। रुचिका, जी। संजय, कल सुबह तक शायद मैं आ जाऊं। बहुत मुश्किल से छुट्टी मिली है। रुचिका, हाँ आ जाइए। मांझी का ऑपरेशन, कह रहे हैं डॉक्टर। संजय, हाँ इसीलिए तो परमिशन मिल गई है। ठीक है, तुम शाम को प्रियांशु के साथ चली जाना। बाकी का मैं आकर देखता हूँ। रुचिका, जी। तब तक कॉल कट जाती है। अब प्रियांशु की तरफ देखकर कहती है, ये मेरी जिंदगी है प्रियांशु। जो हो नहीं सकता क्यों उसके पीछे भाग रहे हो तुम? प्रियांशु, मैं क्या करूं रुचि? प्यार करने लगा हूं तुमसे, नहीं रह जाता तुमसे दूर। फिर उसे समझाते हुए कहने लगी, मत करो प्रियांशु ऐसा। तुम्हें अच्छी लड़की मिलेगी। क्या है मुझ में कुछ भी नहीं। खोखली हूं मैं। आज तक किसी को खुश नहीं रख पाई मैं, तो तुम्हें क्या रखूंगी? अच्छा होगा कि तुम हॉस्टल शिफ्ट हो जाओ। बहुत अच्छा फैसला लिया है तुमने। कहकर मैं रसोई में चली गई। दोपहर तक निकी आ गई। शाम को निकी को पड़ोस में देकर प्रियांशु के साथ मैं हॉस्पिटल चली गई। सब टेस्ट हो चुकी थी और आने वाले दिन को ऑपरेशन फाइनल किया गया। ये सुनकर मांझी से मिलकर प्रियांशु के साथ फिर मैं घर आ गई। आज निकी जगी हुई थी। प्रियांशु उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगा और मैं खाना बनाने लगी। रात को खाने के बाद निकी सो चुकी थी और मैं रसोई की तरफ चली गई। प्रियांशु, कल तुम्हारे पति आने के बाद मैं हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जवाब दोगी? मैं कहने लगी, पूछो। प्रियांशु, कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई। आज भी मैं चुप रह गई, जिसे देखकर प्रियांशु अपने कमरे में चला गया और कुछ देर तक मैं वहीं रसोई में खड़ी रह गई। फिर बर्तन को समेटकर मैंने अपने बालों का जुड़ा खुद से ही खोल दिया और प्रियांशु के कमरे में चली आई। मुझे अचानक देखकर प्रियांशु चौंक गया। फिर उसकी नज़र मेरे खुले बालों की तरफ गई और वो उठकर मेरे पास आकर कुछ कहता, उसके पहले ही मैं कहने लगी। जवाब सुने बिना ही आ गए। प्रियांशु, मुझे लगा कि आज भी तुम चुप रह जाओगी। मैं उसके बिल्कुल नजदीक जाती हूँ और अपना हथेली उसके सामने परोसते हुए कहती हूँ, जो मांगोगे वो दोगे। प्रियांशु ने बिना सोचे समझे कहने लगा, हाँ मांगो। मैं
समय आने पर मांगूंगी, कहकर मैं उसके तरफ देखती रहती हूँ, जिसे देखकर वो पूछने लगा, कुछ कहना है तो कहो ना, इस तरह मत घूरो मुझे, फिर किस कर दूंगा तुम्हें। पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैं कह गई, तो करो ना, रुके क्यों हो, आज मैं फर्स्ट गलती करने आई हूँ तुम्हारे साथ, कहकर पहल करते हुए मैं खुद प्रियांशु को किस करने लगी। और उसके बाद प्रियांशु ने बस वो प्यार दिया जिसे चाहने के लिए मैं शायद तड़पते रही। मैं उसके साथ उस गलती को भी पार कर रही थी जो मैंने ध्रुव के साथ नहीं किया था। प्रियांशु मेरे हर जंजीर को तोड़ता गया और मैं उसके साथ विलीन होते चली गई। सच कहूं तो खुद को मैं अर्पण कर रही थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन आज आंखों में पछतावा नहीं था मेरा। आज मैंने पहली बार उस दहलीज को तोड़ा था जिसे शायद मैंने ही खींच रखी थी। माँ बाप का वो रवैया याद आ गया मुझे कि उन्होंने ही मुझ पर कैसे भरोसा नहीं किया। एक बार बस ध्रुव से मिली थी, ये कहने के लिए कि उसका और मेरा रास्ता अलग है। उसे देखकर मुझे मेरे परिवारों ने ही धोखेबाज कह दिया मुझे, और उन्होंने आज तक मुझसे दूरी बनाए रखे हुए हैं। प्रियांशु का एक एक चुंबन में मुझे उन लोगों का चेहरा नजर आने लगा जिसकी वजह से आज मेरी ऐसी हालत है। जानती हूँ कि कहीं ना कहीं प्रियांशु के साथ भी मैंने गलत कर दिया, लेकिन आज ये गलती पर मुझे पछतावा नहीं हुआ। मैं और प्रियांशु दोनों बस एक दूसरे के जिस्मों में सारी रात बंधे रहे। कभी मैं प्यार करती उसे तो कभी वो। छोटा था वो मुझसे, लेकिन प्यार बहुत ज्यादा दिया उसने मुझे। बस बहते आंसुओं के साथ इतना कह गई, सॉरी ध्रुव। मेरे लिए आज एक नई सुबह थी, लेकिन प्रियांशु की नज़र देर से खुली आज। उसकी नज़र खुलते ही उसकी नज़र उसके ही मोबाइल के नीचे पन्ने की तरफ गई, जिसे देखकर वो चौंक गया और पन्ने को उठाकर पढ़ने लगा। प्रियांशु, कल के लिए थैंक्स। ये गलती मेरे लिए पछतावा तब बनेगा अगर तुम जीवन में कुछ कर नहीं पाए। इस रात को तुम्हें भूलना होगा और जीवन में आगे बढ़ना होगा। अच्छा होगा कि तुम हॉस्टल शिफ्ट हो जाओ और हम कभी एक दूसरे से न मिले। ये पढ़ते ही प्रियांशु कमरे के बाहर निकलता है और चिल्लाते हुए कहता है, रुचि रुचि। मैं कमरे से बाहर निकलती तभी बेल बजती है और मैं प्रियांशु से कहती हूँ, संजय है। ये सुनते ही प्रियांशु अपने कमरे में चला जाता है और मैं दरवाजा खोलने चली जाती हूँ। संजय ही था। मुझे देखकर कहने लगा, तुम नाश्ता तैयार करो, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। मैं कहने लगी, जी, कहकर मैं किचन में चली गई। संजय प्रियांशु के कमरे में जाता है। प्रियांशु को बिस्तर पर लेटे देखकर संजय बिना कुछ कहे वॉशरूम की तरफ बढ़ गए, लेकिन प्रियांशु जरूर बेचैन था। संजय नहा धोकर निकलता है कि प्रियांशु भी बाहर आकर कहता है, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। संजय, तुम फ्रेश होकर पढ़ाई करो, मैं रुचिका के साथ चला जाऊंगा। मेरी नज़र प्रियांशु की तरफ जाती है, जो अब भी बेचैन लग रहा था। मैं प्रियांशु के सामने ही निकल गई संजय के साथ। हॉस्पिटल में गई तो मांझी को औट की तरफ ले जाया गया। 2-3 घंटे के बाद माँ का ऑपरेशन हो चुका था, जो सक्सेस भी हुई। संजय से कहने लगी मैं, निकी के आने का वक्त हो गया है, मैं घर जाती हूँ। संजय, हाँ ठीक है, मैं मांझी के होश आने तक वेट करता हूँ। मैं घर निकल गई और मुझे अकेले देखकर प्रियांशु, ये कागज क्या है रुचि? मैं कहने लगी, पढ़ा नहीं तुमने अभी तक? प्रियांशु कुछ और कहता मैं फिर से ध्रुव की तरह उसके हाथों में हाथ रखकर कहने लगी, प्रियांशु सच तो ये है कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ध्रुव तो मेरी जिंदगी में ऐसा नाम है जो सिर्फ कोरा रह गया, लेकिन तुमने इस प्यार में रंग भरा है और मैं खुश हूँ बहुत। प्लीज प्रियांशु, मेरी इस गलती से मुझे सारी उम्र प्यार करना है, और अगर तुम फेलियर हो गए अपने लाइफ में तो तुमसे ज्यादा मैं हार जाऊंगी। प्रियांशु, फिर कहाँ मिलोगी मुझसे? मैं उसकी आंखों में देखकर कहने लगी, कोशिश करना कि ये मुलाकात आज आखिरी हो हमारी। प्रियांशु गुस्से में कहने लगा, सब कुछ तुम तय नहीं कर सकती हो रुचि।
मैं कहने लगी, प्रियांशु मेरी वजह से सब तुमसे नफरत करे, अब शायद मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तुम पढ़ाई पूरी करो और एक अच्छी सी नौकरी करो। प्रियांशु, और तुम क्या करोगी? अब मैं थोड़ा गुस्से से कहने लगी, क्या करूंगी मैं? तुम तो ऐसे कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी कर लोगे। है इतनी हिम्मत तुम्हारी? कर पाओगे बगावत तुम मेरे लिए अपने फैमिली से? इतना सुनते ही प्रियांशु चुप हो गया। मैं फिर उसे समझाते हुए कहने लगी, कोई जवाब नहीं है न तुम्हारे पास? तो प्रियांशु, मेरी गलती को मेरी चॉइस ही रहने दो। प्रियांशु, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें भूलना मेरे लिए भी आसान नहीं होगा। मैं फिर कहने लगी, जानती हूँ, एक दो सालों बाद जब तुम्हारी वाइफ आएगी, तब सब ठीक हो जाएगा। तब देखना मैं याद तक नहीं रहूंगी। प्रियांशु, तुम भूलने के लिए बनी ही नहीं हो। कहकर प्रियांशु ने फिर एक बार मेरे होठों पर होठ रख दिया। लेकिन इस बार मैं स्थिर रह गई और मन में सवाल आया कि कहीं प्रियांशु जिसे प्यार समझ रहा है, कहीं वो उसका अट्रैक्शन तो नहीं है। लेकिन मैं तो प्यार कर बैठी प्रियांशु से। सच कहूं तो प्रियांशु मेरी गलती से ज्यादा मेरी चॉइस थी। ये तमाचा मैंने उन्हें दिया था जिनके लिए आज मेरी ये हालत हुई थी। बिरादरी जात देखते देखते उन्होंने ये देखना ही बंद कर दिया कि उनकी बिरादरी में मैं खुश भी हूं कि नहीं। हाँ, आज तक ध्रुव के लिए जो प्यार छुपाया था, धीरे धीरे वो प्यार में और भी इज्जत बढ़ गई। क्योंकि ध्रुव कभी भी मेरे जिस्म को छुआ नहीं था, लेकिन उसने मेरी आत्मा को छू लिया था। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि ये सच शायद मेरा ध्रुव भी नहीं जानता। @SK। आपको क्या लगता है कि रुचि ने ठीक किया? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले।